नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार बड़े स्तर पर सभी सियासी दलों को महाराष्ट्र और हरियाणा में कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। आज करीब घंटे भर पहले इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार थम गया है। बीजेपी के सामने पीएम मोदी की लोकप्रियता आंकने का मौका है, तो बाकी दलों के सामने अपनी अपनी खोई जमीन हासिल करने का। लेकिन जनता के सामने अब क्या है चुनौती, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। शाम के 5 बजते ही महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही सूबों में सभी पार्टियों की मैराथन रैलियां हुई। अब जनता फुर्सत से अपने उम्मीदवारों के बारे में सोच सकेगी। 15 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती। बहुमत और ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए सभी पार्टियों ने दोनों राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके जरिए पीएम ने हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता से बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की अपील की। महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनने वाली है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जबकि हरियाणा में 90 सीटें हैं। मतदाताओं को कांग्रेस की तरफ खींचने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने रोड शो किया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सूबे में कांग्रेस की हवा बनाने के लिए चुनावी रैलियां की। हरियाणा में हम एजुकेशन हब लाए, एम्स लाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाए, आईआईएम लाए, एनआईडी लाए, मेडिकल कॉलेज लाए, निफ्ट लाए, आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस लाए, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी लाए, डिफेंस यूनिवर्सिटी लाए। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने चुनावी रैली की। हालांकि बादल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी विरोधी पार्टी के पक्ष में प्रचार से एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। कल्ला रोहतक ही हरियाणा सी, गुलाची का करनाल पानीपत हरियाणा नहीं थी। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में अलग हैं। महाराष्ट्र में 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट चुका है, वहीं कांग्रेस एनसीपी भी अलग हो गए हैं। इसी तरह हरियाणा के घमासान में इस बार बीजेपी अकेली है। बीजेपी इस बार न तो चौटाला की पार्टी आईएनएलडी के साथ है और न ही कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ। वहीं कांग्रेस के भी कई दिग्गज बगावत कर बीजेपी के साथ चले गए। डेरा सच्चा सौदा ने भी अपने अनुयायियों से बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। जाहिर है महाराष्ट्र और हरियाणा में इस बार का चुनाव कई मायनों में दिलचस्प साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो प्रचार खत्म, विचार शुरू। अब जनता जनार्दन को नेताओं का भविष्य तय करना है। इस विषय पर पूरे घंटे भर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ एनसीपी के नेता डीपी त्रिपाठी साहब हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं आईएनएलडी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे, और साथ ही मुंबई से हमारे साथ बीजेपी नेता शायना एनसी जुड़ रहे हैं। शायना, सबसे पहले सवाल तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सघन दौरा किया है महाराष्ट्र और हरियाणा का, इसको अगर लिया जाए तो क्या लोकतंत्र के लिए आप शुभ संकेत मानती हैं? हालांकि पवार साहब को इस पर कड़ा ऐतराज था। उनका यह कहना था साफ साफ कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखें और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जब एक तरफ सैनिक जो है उनके ऊपर जिस तरह से एलओसी में कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, उस पर ज्यादा ध्यान दें। देखिए, कौन कहता है कि प्रधानमंत्री देश का भी ध्यान नहीं दे सकता है और एक पिछड़ा हुआ प्रदेश का भी। मैं मानती हूं कि मोदी जी ने जिस ढंग से प्रचार किया है महाराष्ट्र में, उन्होंने क्यों किया है? सत्ता तो आती है जाती है, लेकिन जो महाराष्ट्र नंबर 1 पे था, आज नंबर 6 पे गया है, जहां 40% इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट्स, उद्योगपति सभी महाराष्ट्र से निकल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि 15 साल के शासनकाल में हमने देखा है कि कांग्रेस एनसीपी की जो भ्रष्ट सरकार है, उन्होंने हर मायने में हमको पिछड़ा किया है। विमेन सिक्योरिटी की बात करें तो कन्विक्शन रेट 9% सबसे पिछड़ा हुआ है। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, शायना, यहां अगर आपके गठबंधन में शिवसेना थी, वो भी ये बात कह रही है तो सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर। हाँ, शिवसेना आपके गठबंधन में आपके साथ थी, वहां उनके उद्धव ठाकरे भी ये बात कहते हैं कि महाराष्ट्र तो गुजरात से बहुत आगे। देखिए, जो आपको लोगों को बहकाना है या लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देना है तो वो आपका दायित्व है, लेकिन जहां तक हमारा ये फर्ज बनता है, मोदी जी ने ठान लिया है कि जिस प्रदेश
जो प्रगति के ओर जा सकता है और क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं। गठबंधन की सरकार 15 साल से हमने सिर्फ बोल वचन सुना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो लाखों करोड़ में जाते हैं बैक बर्नर में है। बेरोजगारी की समस्या अपने चरम सीमा पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रधानमंत्री ये समझ ले, उनका स्वागत है इस प्रदेश में। और कौन कहता है कि मोदी जी हर चीज संभाल नहीं सकते हैं। सीमा पे जो हो रहा है वो एक प्रधानमंत्री के रूप में जरूर देख रहे हैं। जो वो अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं तो आप एक प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, लेकिन ये जिस ढंग से प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो इससे स्पष्ट उनकी घबराहट और दूसरे तरफ उनकी इनसिक्योरिटी दिखाई पड़ती है। चलिए, क्या घबराहट, और क्या मैं ये इनसिक्योरिटी विश्वास दूसरे दलों से को है? कहना मैं चाहती आता हूं हूं। शायना आपके पास। डीपी त्रिपाठी साहब, आपसे भी अगर मैं ये सवाल पूछूं जो मैंने शायना से पूछा है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दौरे किए हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के इन विधानसभा चुनावों में, जिस तरह से उन्होंने कन्वेंसिंग की है, क्या उसको किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, किसी भी दल के नेता को, और प्रधानमंत्री तो उस दल का बड़ा नेता है, देश का भी बड़ा नेता है क्योंकि चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन मेरी दो आपत्तियां हैं इस पर जी। एक तो प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी को शोभा नहीं देता है। जिस तरह की भाषा वो तमाम लोगों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कभी अटल जी ने नहीं किया, आडवाणी जी ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया, किसी चुनाव प्रचार में नहीं किया। और ये गरिमा का तकाजा है, मर्यादा का तकाजा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थोड़ी ना है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस संवैधानिक अवस्था का सम्मान करना चाहिए, उस पद का सम्मान करना चाहिए, उसकी गरिमा का सम्मान करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं वो गलत। दूसरी बात, देश का प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री, जिससे जनता को अपेक्षाएं थी, वो जब तूफान आया हुआ है देश के हिस्सों में, विशाखापट्टनम का वो बुरा हाल है और सब हो रहा है, तो वहां पहले प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या चुनाव प्रचार में जाना चाहिए? मेरी दूसरी आपत्ति यह है, अब जा रहे हैं वो 16-17 को जा रहे हैं, मगर सवाल यह है कि तत्काल ऐसे राष्ट्रीय दुर्घटनाओं के अवसर पर, आपदाओं के अवसर पर प्रधानमंत्री को बाकी काम छोड़कर वहां अवश्य जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। चलिए, इस पर हम जानेंगे। प्राथमिकता चुनाव प्रचार करना है जी, करिए। चलिए शायना हमारे साथ है, इस पर उनका जवाब हम लेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ ये जोड़ दूं। शायना, मैं आता हूं आपके पास। मोदी जी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी का अंत नजदीक है, महाराष्ट्र के चुनावों में 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं, ये कहा है उन्होंने। डीपी त्रिपाठी साहब, वो तो कहा है, वो हम देख लेंगे कि कितनी मिलती है, नहीं मिलती है। जितने उपचुनाव हुए हैं देश में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। गुजरात में भी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से जो सीटें थी उनकी उससे ज्यादा सीट मिली है। और उत्तर प्रदेश में तो एक तरह से सफाया हो गया, 11 सीटें उनकी थी, सिर्फ 3 मिली। उत्तराखंड में 2 सीटें पर उनके जो सिटिंग विधायक थे, जो एमपी हो गए, वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो लोकप्रियता का मूल्यांकन इन सभी उपचुनावों से भी होता है। बिल्कुल, शायना इस पे जवाब चाहिए। उपचुनाव से कभी नहीं होता है त्रिपाठी जी। आप बिहार का उदाहरण लीजिए, जहां एक 64% लोकसभा के वक्त वोटिंग हुआ था। वहां बाय इलेक्शंस में आप देखो तो कितना था परसेंटेज, 44, 20% का जो अंतर है। और जहां तक आप यूपी का उदाहरण देते रहते हैं, वहां बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं था। स्वाभाविक रूप से ये सब चीज समझना अवश्य है कि जो 100 दिन पहले एक नेशनल इलेक्शन में लोग बाहर आके भारी तादाद में वोट करें, तो उन्होंने एक मैंडेट स्पष्ट रूप से दिया। बाय इलेक्शंस में जिस जागरूकता की आवश्यकता है वो नहीं था, और हमारा प्रयास रहेगा, और स्वयं हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में लोग जागरूक हो, और उन तक एक संदेश हम जरूर पहुंचा रहे हैं कि जो आप एक स्थिर सरकार चाहते हैं, जो आप नेतृत्व चाहते हैं और जो आप प्रगति चाहते हैं, तो जो गुड गवर्नेंस का मॉडल हमने आपको केंद्र में दिया, वही आपके प्रदेश में चुन लीजिए। बिल्कुल। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब कांग्रेस एनसीपी लगातार
टोकती है हमारे प्रधानमंत्री को और कहते हैं कि उनका जो भाषा है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। प्रश्न चिन्ह तो उठता है तो आर पाटिल जैसे व्यक्ति जो गृह मंत्री होने के बावजूद वो कहते हैं कि बलात्कार करना है तो इलेक्शन के बाद कीजिए, जहां एक अजीत पवार कहते हैं कि जो पानी नहीं है इस प्रदेश में तो मैं क्या करूं, मैं क्या खुद कर दूं। तो ये सब चीज में आपत्ति होती है। भाषा का प्रयोग जिस ढंग से मोदी जी ने किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप मैं से चलिए शायना आपके पास आऊंगा। डेमोक्रेटिक वे प्रियंका में चतुर्वेदी इलेक्शन कांग्रेस के नेता रैली भी में हमारे साथ किया। जुड़ गई हैं। प्रियंका, जो शुरुआत हमने की थी, प्रवीण अत्रे साहब आपके पास आऊंगा। हरियाणा की बात हम आगे करेंगे, महाराष्ट्र की बात चूंकि हो रही है। प्रियंका, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमने सवाल ये किया था, जो हमारे दूसरे दो मेहमान हैं उनसे भी ये, कि प्रधानमंत्री जिस तरह से सघन दौरे उन्होंने इस वक्त महाराष्ट्र और हरियाणा के किए, उसको किस तरह से लेती हैं आप? नहीं, बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया बिल्कुल, है। ये किसी सवाल तरीके मैं की शायना आपसे लीडरशिप लूंगा। नहीं रह गई है। जी किसी तरीके की लीडरशिप नहीं रह गई है। भाजपा नरेंद्र मोदी हो गए, नरेंद्र मोदी भाजपा हो गए हैं। भाजपा का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। ये बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है जिस तरीके से वो चुनाव का इलेक्शन रैलीज करे जा रहे हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मैं शाइना जी की बात सुन रही थी कि 15 साल को लेकर, और वो कुछ आंकड़े सुना रही थी महिला सुरक्षा को लेकर। शायद शाइना एनसी इस बात से वाकिफ नहीं है कि अगर अभी भी हम सारे स्टेट्स का कंपैरिजन कर लें सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स में, महाराष्ट्र अभी भी काफी सेफ शहर है, स्टेट है एज फार एज वुमेन सेफ्टी इज कंसर्न। मध्य प्रदेश को देख लें और हम कोई भी राज्य को देख लें, मैं कन्विक्शन रेट की भी हम बात कर लेंगे, कन्विक्शन रेट की भी बात कर लेंगे कि अगर हम देखेंगे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट से जस्टिस आ रहे हैं 9-9 महीने के अंदर आए हैं, 9-9 महीने के अंदर आए हैं, जो हमने एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है उसको हम कायम रखेंगे और जो भी चैलेंजेस हैं हम उसको एड्रेस करेंगे। तो ये मैं शाइना जी का जवाब दे दूं। दूसरी रही प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री ने 100 दिन के कार्यकाल में, 150 दिन के कार्यकाल में अपनी जब जनरल इलेक्शंस की रैली में बहुत सारे वायदे किए थे, ब्लैक मनी का हो, इन्फ्लेशन को लेकर हो, या जो भी उन्होंने मुद्दे उठाए थे, या महिला सुरक्षा को लेकर हो, हमने कोई भी वायदे पूरे होते हुए नहीं देखे या उसकी तरफ कोई ध्यान उनका रहा हो नहीं दिख रहा। दूसरी वो करप्शन की बात करती हैं। अभी उनके कैबिनेट में, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी करप्शन पे हम आएंगे, प्रियंका करप्शन का मुद्दा मैं उठाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है। यहाँ पर करप्शन की बात आपने की है तो आदर्श स्कैम हो, जहां एक्स सीएम जो थे उस वक्त अशोक चव्हाण, उनको रिजाइन करना पड़ा था, फिर चाहे 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम हो, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। डीपी त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ बने हुए। तो आपसे करीब 1.5 घंटा होने को आ रहा है। दोनों यानी महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्यों में चुनाव प्रचार थम गया है। बीजेपी के सामने पीएम मोदी की लोकप्रियता आंकने का मौका है, तो बाकी दलों के सामने अपनी अपनी खोई जमीन हासिल करने का। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए। शायना, यहां आपसे मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने इस बात पर भी एतराज दिखाया कि मेडिसिन स्क्वायर वाला जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो दोबारा मराठी चैनलों पर क्यों दिखाया गया, इस पर कुछ कहेंगे आप? मुझे आश्चर्य होता है कि किस ढंग से ये इनसिक्योरिटी जो दोबारा हमको देखने मिल रहा है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन, मुझे लगता है कि हर एक भारतीय नागरिक के लिए गर्व का मुद्दा है और गर्व का विषय। ये ना सिर्फ भारतवासियों के लिए, लेकिन जो लोग विदेश में भी रह रहे हैं, अलग अलग चैनल्स ने स्वयं जिस ढंग से दिखाया कि आ गए एक दिग्गज नेता जो भारत की स्वाभिमान के साथ साथ भारत को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे छोटे भाई के नजर से नहीं, लेकिन एक बराबरी का दर्जा देते हैं। गर्व की बात है जो हर एक नागरिक इसको दोबारा देख सके, ताकि वो समझे कि जो 7 साल में परिवर्तन नहीं कर पाए, वो 120 दिन में एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने किया। शायना, हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है। प्रियंका, यहां पर मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा कि यहां जो भाषण दोबारा दिखाया गया उस पर आप लोगों ने ऐतराज दिखाया, साथ ही साथ वहां उस बात का भी जवाब, करप्शन का मुद्दा चूंकि आपने उठाया था, तो उसमें मैं बोलूं आदर्श स्कैम, जहां पर एक्स सीएम अशोक चव्हाण उस वक्त सीएम थे, उनको रिजाइन करना पड़ा था, 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम, किसानों ने जिस तरह से महाराष्ट्र में आत्महत्या की, यानी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका जवाब आपकी सरकार रही है महाराष्ट्र। पंकज जी, पहले तो मुझे भी बहुत हंसी आती है जब शाइना जी इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि उनका एक स्पीच से सबको गर्वान्वित महसूस हुआ, बहुत सारी अच्छी उम्मीदें बढ़ी, आशाएं बढ़ी, जो भी हुआ। मैं उनसे बस पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से, किस एक्चुअल टर्म्स में अमेरिका विजिट हम इंडिया को हेल्प की गई है। शाइना जी मुझे जवाब देने दीजिए, मैं आपकी सुन रही थी।
आप जब इनसिक्योरिटी की बात करती हैं, मैं आपसे बस पूछना चाहूंगी, अगर इतनी ही बढ़िया स्पीच थी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग दूरदर्शन के माध्यम से रोज दिखाया करिए, या फिर रोज वो अब रेडियो पे भी आने लगे हैं प्रधानमंत्री, तो रोज ऐसी एक स्पीच सुनाइए। अगर इसी कहने से, इतनी बातों से ही राहुल गांधी के भाषण दिखा सकते हैं। अफसोस की बात ये होगी कि कोई देखेगा ही नहीं, यहाँ सभी देख रहे हैं। मैंने आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, अब आप मुझे बोलने दीजिए। शुक्रिया। आपने मुझे कुछ दिन पहले बोला था मैं काफी अग्रेसिव हो गई और मैं आपकी शांति से सुन रही थी, अब आप मेरी शांति से सुनिए। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी शाइना जी, इन रियल टर्म्स किस तरीके से इंडिया को 120 दिन में लाभ मिला है, काला धन को लेकर बात करें, इन्फ्लेशन को लेकर बात करें, गरीबी हटाने की बात करें, करप्शन को लेकर बात करें। अच्छा, और दूसरा सवाल है करप्शन को लेकर, 18 क्रिमिनल एमपीज अभी भी आपके कैबिनेट में बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के गुजरात कैबिनेट में 2 कन्विक्टेड एमपी मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। मैं एक सेकंड, मुझे जवाब देने दीजिए, फिर आप अपना जवाब मुझे दीजिएगा। मुझे भी जो आप बेबुनियाद आरोप लगाएं तो नहीं चलेगा। अब मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी। महाराष्ट्र की उन्होंने कन्विक्शन रेट के बारे में बात की, महिला सुरक्षा के बारे में, वो निहाल चंद जी का जवाब अब तक नहीं दे पाए हैं जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं। प्रियंका, हमारे पास वक्त की कमी है, हमें हरियाणा भी जाना है, हरियाणा की भी बात करनी है। प्रवीण अत्रे साहब, यहाँ मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। एक मिनट, शाइना जी, प्रियंका जी, 1 मिनट। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ हैं। प्रवीण अत्रे साहब, हरियाणा की अगर मैं बात करूं, इस बार गठबंधन नहीं है कोई भी, क्या वो मतदाताओं के हिसाब से किस तरह से देखते हैं आप उसको? पंकज, ऐसा है, मुझे इन लोगों की बहस के बीच में आपकी आवाज प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही है। कृपया आप अपना सवाल दोबारा से रिपीट करेंगे? प्रवीण जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बार गठबंधन नहीं है, क्या मतदाताओं के लिहाज से आप देखा जाए तो यानी ओपन रन है, यानी जो मतदाता हैं वो अपने आप से पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन सकते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, ऐसा है पंकज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल को किसी पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं थी। हमारा गठबंधन केवल मात्र श्रोमणी अकाली दल के साथ है। 88 सीट्स पे इंडियन नेशनल लोकदल इलेक्शन लड़ रही है, 2 सीट पे श्रोमणी अकाली दल इलेक्शन लड़ रहा है। और इस वक्त जो हरियाणा के राजनीतिक हालात हैं, उससे बहुत अच्छी तरह से यह स्पष्ट है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है प्योर मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि मतदाता का जो झुकाव, मतदाता ने जिस और चौटाला साहब की कमी आपको नजर आएगी इसमें? देखिए, ऐसा है, जैसे आपने देखा है पिछले टाइम में चौटाला साहब ने इंडियन नेशनल लोकदल के लिए प्रचार किया, और उस प्रचार का जो रिजल्ट था, जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल को मतदाता का सपोर्ट मिल रहा था, उसी डर की वजह से ही चौटाला साहब की जो जैसे कोर्ट ने हमें बोला था 17 तारीख को सरेंडर करने को, हम 17 तारीख को 30 सेकंड में आपका जवाब चाहिए, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? 30 सेकंड। ऐसा है, चौटाला साहब ने, देखिए, चौटाला साहब ने पार्टी के लिए जो करना था उन्होंने पूरे कैंपेन किया, पूरी प्रचार किया, और पार्टी के एक मतदाता के पास जाके उन्हें मोटिवेट किया, और जिसका हमें निश्चित ही फायदा मिल रहा है। चलिए प्रवीण अत्रे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रियंका, आप हमारे साथ जुड़ी, शाइना एनसी आप, और डीपी त्रिपाठी साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना होगा 19 तारीख को जब नतीजे आएंगे, 15 तारीख को पहले मतदान होना है, किस तरफ जनता का झुकाव जाता है ये साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान।